नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे के गोद लेने से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी आज हम कार्यक्रम में करेंगे। हर महिला मां बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता है। तो निराश ना हो, आप बच्चे को गोद लेकर भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सरकार ऐसे बच्चों को गोद लेने का आपको अवसर देती है जिन्हें प्यार, दुलार और अपनेपन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम आपको भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी नियम और कानून के बारे में आज जानकारी देंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इससे कि भविष्य में कोई गोद दिए गए बच्चे पर दावा ना कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपति को शारीरिक रूप और मानसिक तौर पर भावनात्मक रूप एवं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। गोद लेने पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी, अगर आपका गोद लेने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो नंबर हैं, 012061279337 और 012061279338। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और बच्चे को गोद लेने की क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, अगर इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई आज का सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया क्या कुछ होती है। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवारों से किसी न किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश बिछड़ गए। ऐसे बच्चों को भी परिवार की आवश्यकता होती है और इन्हें भी एक परिवार में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें भी वो सारे अवसर मिल सके जो बाकी बच्चों को मिलते हैं। जहां तक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का सवाल है, ये प्रक्रिया शुरू होती है पंजीकरण के साथ में। सबसे पहले जो भी व्यक्ति बच्चा गोद लेने का इच्छुक है, उस व्यक्ति को या उस दंपति को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको हम कारा के नाम से जानते हैं, वहां पर अपना पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण कराते समय उनको अपने दस्तावेज भी वहां पर जमा कराने होते हैं। एक बार जब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कारा एक होम स्टडी करवाता है, जिसके तहत स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी से कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता दंपति के घर पर विजिट करके और उनकी स्टडी करता है कि जो लोग इच्छुक हैं बच्चे को गोद लेने के, क्या वे सक्षम है, क्या उनके पास सारी वो सुविधाएं मौजूद हैं तो जिससे कि वो बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। उसके बाद उनका काउंसलिंग भी किया जाता है और होम स्टडी करने के बाद में स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको कुछ बच्चों के प्रोफाइल जो है वो दिखाए जाते हैं और उन बच्चों में से आपको चुनना होता है किसी एक बच्चे को जिसको आप गोद लेना चाहते हैं। जब आप चुन लेते हैं तो फिर उस चुने हुए बच्चे के साथ में आपको मिलवाया जाता है ताकि आप उसके साथ में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग डेवलप कर सकें। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसके बाद कोर्ट में एडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जिस पर कोर्ट विचार करके और उस पर निर्णय पारित करता है कि बच्चा आप गोद ले सकते हैं। एक बार जब कोर्ट ने ऑर्डर पारित कर दिया, उसके बाद में आपको ऑर्डर की कॉपी लेकर के सौंपना होता है
या तो बच्चे के माता पिता को या फिर एडॉप्शन एजेंसी को, और फिर बाकी जो एजेंसी की प्रक्रियाएं हैं उनको, मतलब कागजी कार्यवाही है, उनको कंप्लीट करके आप बच्चे को गोद लेकर अपने घर आ सकते हैं। जी सर, एक ही मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें उसी में कवर कर दी हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को यहाँ पर दी, और एक बच्चे को कब गोद लिया जा सकता है ये भी आपने इस दौरान यहाँ पर समझाया। और सर ये भी समझना चाहेंगे कि भारत में बच्चा गोद लेने के लिए कौन पात्र है? जी देखिए, जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, तो ऐसे लोग पात्र हैं जो या तो भारतीय निवासी हों या भारत में रहने वाले ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि अप्रवासी भारतीय। इसके अलावा जो भारत में रहने वाले विदेशी हैं जी, वे भी पात्र होते हैं। बच्चे के रिश्तेदार भी एलिजिबल होते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए। सौतेले माता पिता, ये सारे लोग जो है पात्र होते हैं किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। जी, तो ये पात्रता की बात हुई यहाँ पर। जी, ये तो यहाँ पर पात्रता को लेकर बात हुई। सर, माता पिता द्वारा पूरी की जाने वाली जो सामान्य शर्तें हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ शर्तें यहाँ पर रखी जाती होंगी, वो शर्तें क्या हैं उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो शर्तों का अनुपालन तो अनिवार्य होता ही है। बच्चा गोद लेने के लिए जो सामान्य शर्तें हैं वो उन शर्तों में शामिल है कि जो भारत में बच्चा है ना, जो भी दंपत्ति उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं भारत में, उन्हें शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, है ना। किसी तरीके की विकलांगता या मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक अस्थिरता ना हो। इसके अलावा जो भावी दत्तक माता पिता हैं, एडॉप्टिव पेरेंट्स, वे आर्थिक रूप से भी संपन्न होने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि बच्चा अभाव की जिंदगी जीने के लिए उससे मजबूर न किया जा रहा हो, है ना। और जो इच्छुक माता पिता होते हैं गोद लेने के लिए, वे किसी भी प्रकार के किसी गंभीर रोग या मृत्यु के खतरे से या मृत्यु के खतरे का सामना न कर रहे हो उस समय, और जो गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र में अंतर, एडॉप्टिव पेरेंट्स और बच्चे की उम्र में जो अंतर है वो कम से कम 25 साल होना चाहिए। 25 साल से कम यदि अंतर है तो फिर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से विवाहित लोगों के लिए भी कुछ नियम है और अविवाहित लोगों के लिए भी नियम है। विवाहित लोगों के लिए नियम यह है कि दंपत्ति के बीच जो वैवाहिक संबंध है वो पिछले 2 साल से कम 2 साल तक स्थिर वैवाहिक संबंध उनके बीच में होने चाहिए। साथ ही जो स्पाउस है, स्पाउस की सहमति भी होनी जरूरी है, और कपल का जो टोटल एज है वो 110 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वही यदि अविवाहित व्यक्ति है तो अविवाहित व्यक्ति यानी सिंगल पेरेंट की केस में जो मैक्सिमम एज है एडॉप्टिव पेरेंट की वो 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ और भी इसमें शर्तें हैं जी। जैसे अकेली महिला यदि अडॉप्ट करना चाहती है तो अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है जी। लेकिन वही यदि अविवाहित या अकेला या तलाकशुदा पुरुष है तो वह लड़की को गोद नहीं ले सकता, वह सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है जी। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनका अनुपालन करना जरूरी होता है जी। सर, बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को। सर, शुरू में ही आपने बताया कि बच्चे को गोद लेने का जो प्रोसेस है वो क्या कुछ होता है। सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई दंपत्ति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में लगभग कितना समय लग जाता होगा?
देखिए, यदि हम एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 हम्म। को देखें तो उसमें शेड्यूल 14 हम्म। उसमें जो है बच्चे को गोद लेने से संबंधित सारी प्रक्रिया दी गई है और उसी शेड्यूल के अंदर समय सीमा भी निर्धारित की गई है। जी। बच्चे को गोद लेने के लिए वास्तविक समय है वो कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि सबसे पहले जो भावी दत्तक माता पिता है उनको पंजीकरण के बाद 30 दिनों के अंदर दस्तावेज अपलोड कर देने होते हैं। तो 30 दिन का समय तो यहाँ निकल गया यदि आपने इसमें जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो। इसके बाद जो होता है, जो कार्यकर्ता जाते हैं होम स्टडी के लिए उनको अगले डॉक्यूमेंट्स मिलने के 30 दिनों के अंदर होम विजिट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उसके बाद 48 घंटे का जो समय होता है वो होता है रेफरेंस के लिए, जिसमें बच्चों के प्रोफाइल्स रेफर किए जाते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को, और उन 48 घंटों में आपको अपना चुनाव करके बताना होता है। इसके बाद में जब आप बच्चे को चुन लेते हैं तो 20 दिन का समय आपको दिया जाता है बच्चे से मिलने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। इसके बाद कोर्ट में तकरीबन 10 वर्किंग डेज का टाइम लगता है जिसके अंदर आपको एडॉप्शन एप्लीकेशन फाइल करना होता है। जी। एडॉप्शन एप्लीकेशन जब डिसाइड हो जाता है कोर्ट से तो उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको बच्चे को सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके बच्चे को लेकर के जाना होता है। तो ये समय जो है यदि इनको टोटल किया जाए तो तकरीबन 3 महीने से थोड़ा ऊपर का ही समय लग जाता है यदि सब कुछ टाइमली होता रहे जी। या किसी और फैक्टर की वजह से डिले ना हो। जी सर, आज के विषय से जुड़ी हुई कई और चीजें हैं, मन में कई और सवाल हैं जो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन तो अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ प्रक्रिया है, इसके बारे में आज जानकारी दे रहे हैं नवीन पांडे जी। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। सर, रिश्तेदार के बच्चे को गोद किस तरीके से ले सकते हैं, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, यदि रिश्तेदार के बच्चे को लेने के लिए कोई इच्छुक है तो सबसे पहले तो जो उसके असल माता पिता हैं जिनको हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहते हैं उनकी सहमति होनी जरूरी। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मानसिक अस्थिरता या किन्हीं और कारणों से जो असल माता पिता है वे अपनी सहमति देने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के देखभाल के लिए यदि किसी गार्जियन को अपॉइंट किया हुआ है तो गार्जियन की सहमति लेनी जरूरी होती है। उसके बाद जो दंपत्ति गोद ले रहा है वह बच्चे को पालने में सक्षम होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। और गोद लेने वाली दंपत्ति में भी आपस में सहमति होनी चाहिए गोद लेने के लिए। और जो पहले भी हमने बात किया कि शारीरिक और मानसिक रूप से उनका स्थिर होना आवश्यक है। यदि ये सारी शर्तें पूर्ण होती हैं तो सबसे पहले तो इनको चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में हम केयरिंग्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गोद लेने वाले माता पिता का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उनके आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने के बाद बच्चे के असल माता पिता या उसके गार्जियन की सहमति की सूचना जो है कल्याण समिति को देना होता है। यदि माता पिता सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है या मानसिक रूप से अक्षम है तो शेड्यूल 19 और शेड्यूल 22 के जरिए जानकारी दर्ज कराई जा सकती है। और यदि बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 3 के रूल 51 के तहत बच्चे की सहमति भी आवश्यक होती है।
इसके बाद में फैमिली या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या शहर के सिविल कोर्ट में जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहां पर आवेदन करना होता है। सभी शर्तें जब यदि पूर्ण होती है तो उसकी प्रमाणित कॉपी गोद लेने वाले माता पिता को दी जाती है और बाल संरक्षण इकाई के पास भी उस कॉपी को, सर्टिफिकेट को सबमिट किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने के लिए। जी सर, कई और सवाल हैं, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। भोपाल से लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ जानना चाहेंगी आज के विषय पर आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम बच्चे ले सकते हैं। मैं घर में एक ही मेंबर हूँ और कोई नहीं है, तो मैं बच्चे लेना चाहूँ तो किस तरीके से ले सकूँ लीगल में? जी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 6 साल हो गए, मैं सिंगल ही हूँ। ठीक है सर। इनका सवाल मैं सुन नहीं पाया। हाँ सर, मैं बताती हूँ। लक्ष्मी जी का सवाल ये है कि उनके हस्बैंड की कुछ साल पहले उनका निधन हो गया है। वो अब अपने घर में अकेली हैं और उनके घर में कोई भी नहीं है। क्या ऐसे में वो बच्चे को गोद ले सकती हैं? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जी, देखिए, सबसे पहले क्या ये कहीं नौकरी करती हैं या इनका खुद का गुजारा किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जी। क्या ये सक्षम है बच्चे को पालने में। यदि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, बच्चे की देखभाल कर सकते हैं और बच्चे को पाल सकती हैं, तो सबसे पहले रश्मि जी, आप कारा की वेबसाइट पर जाकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मेंशन किए हुए हैं वेबसाइट पर, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप जो भी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है आपके स्टेट में, उस एजेंसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एजेंसी को जब आप कांटेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद प्रक्रिया कुछ ऐसी रहती है कि वहां से किसी कार्यकर्ता को भेजा जाएगा आपके घर पर विजिट के लिए, और विजिट के बाद में एजेंसी को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। रिपोर्ट सबमिशन के बाद में वो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे और फिर बाकी के प्रोसेस को वो कंप्लीट कराएंगे आपसे। लक्ष्मी जी, कोई और सवाल आपका? जी, मैं सिंगल ही हूँ। मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे को पेंशन मिलती है 50,000। पेंशन मिलती है और जी। मेरा घर का ही घर है और कोई नहीं मेरे साथ में। मैं सिंगल ही हूँ जी। इसलिए मैंने किया भी, मैंने देखा ऐड आपका तो हूँ, और मेरे हेल्प करने वाले भी कोई नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इस स्थिति में आप कारा की वेबसाइट पर रजिस्टर करें और वहां पर आप अपनी इच्छा जो है वो जाहिर करें कि आप बच्चा गोद लेना चाहती हैं, है ना। वहां से कार्यकर्ता आएंगे, आपके यहाँ होम विजिट कर लेंगे और होम विजिट करके यदि उनको लगेगा तो वो आगे की प्रक्रिया के लिए आपको गाइड करेंगे। और लक्ष्मी जी, अगर आप विस्तार से समझना चाहेंगी जो भी सर ने आपको बताया, तो इस कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकती हैं। इसके बाद आपको विस्तार से भी हम लोग जानकारी यहाँ पर देंगे, और जो आप चाहती हैं एक बच्चे को गोद लेना, उसको पढ़ाना, उसको लिखाना, तो इसमें किस तरीके से आपकी पूरी मदद हो सकती है, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लक्ष्मी जी। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि कोरोना में अनाथ हुए किसी बच्चे को गोद लेने का क्या कुछ तरीका होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? जी, देखिए, कोरोना काल में जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी महामारी थी जिसने बहुत सारे परिवारों को तोड़ के रख दिया। बहुत सारे बच्चे भी अनाथ हुए। यहाँ एक चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में क्योंकि सारे लोग ही कंसर्न थे ऐसे बच्चों को लेकर के जो कोरोना काल में अनाथ हुए थे, तो अपने लेवल पर भी बिना किसी गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए भी बहुत सारे लोगों ने अडॉप्शन किए
या करने की कोशिशें की। पर इस चीज को हमारे देश के अदालतों ने संज्ञान में लिया और उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रोसीजर्स कारा की गाइडलाइंस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पहले के सवालों के जवाब में मैं बता चुका हूं कि प्रोसीजर्स क्या है, तो उनको मैं दोहराऊंगा नहीं जी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कारा के प्रोसीजर्स को फॉलो करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार की मंशा या अदालतों की मंशा यह भी है कि गोद लेने के नाम पर किसी प्रकार से चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं देश में ना हो। जी। तो इसलिए प्रोसीजर्स जो भी कारा के प्रिस्क्राइब्ड है, अडॉप्टिव पेरेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के उनके रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स या कोर्ट प्रोसीजर्स, वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके ही कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को भी गोद लिया जा सकता है। जी। हाँ, यहाँ पर बीच में कुछ खबर सुनी थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ जी। पर कुछ खबरें मैंने ऐसी सुनी थी कुछ न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि ऐसे बच्चों को यदि कोई व्यक्ति गोद लेने का इच्छुक है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा और किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। पर ये कंफर्म करना होगा कारा के साथ, ये कहाँ तक सत्य है या असत्य है। जी सर, आज के विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।